पुर्तगाल के अंतर्गत अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट गवर्नर जुआ दा कास्त्रो के बारे में। जुआ दा कास्त्रो के बारे में इससे पहले आपने देखा निनो डी कुन्हा, इसके समय भी पुर्तगाल एक मजबूत स्थिति में बना रहा। अब जुआ दा कास्त्रो, इसके समय में 1540 एडी में गोवा के सभी मंदिर ध्वस्त कर दिए गए। इसके समय में 1540 एडी में गोवा के सभी मंदिर ध्वस्त कर दिए गए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज 1542 ईस्वी में 1542 एडी में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध संत, इनका नाम है संत जेवियर, भारत आए। प्रसिद्ध संत जेवियर भारत आए। प्रसिद्ध संत जेवियर भारत आए। मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध संत जेवियर भारत आए। 1560 एडी में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना हुई। ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना हुई। इसने 1570 एडी में गोवा पर आक्रमण करने वाली मुस्लिम शक्तियों को पराजित किया। इसने किसने? जुआ दा कास्त्रो ने। बहुत लंबे समय तक रहा है। इसने 1570 एडी में गोवा पर आक्रमण करने वाली मुस्लिम शक्तियों को पराजित किया, जिसका नेतृत्व बीजापुर के शासक आदिल शाह ने किया था। 1571 एडी में पुर्तगाली एशियाई साम्राज्य को 3 स्वतंत्र कमानों में विभाजित किया गया। पुर्तगाली एशियाई साम्राज्य को 3 स्वतंत्र कमानों में विभाजित किया गया। ठीक है। पुर्तगाल का जो एशिया वाला क्षेत्र था, जहाँ पर इन्होंने कब्जा कर रखा था, उसको 3 भागों में विभाजित किया गया। नंबर 1 अफ्रीकी समुद्र तट वाला क्षेत्र। अफ्रीकी समुद्र तट वाला क्षेत्र, इसको कर दिया गया मोजाम्बिक के गवर्नर के हाथ में। मोजाम्बिक का जो गवर्नर था उसी के पास ये पूरा अधिकार क्षेत्र दे दिया गया, मोजाम्बिक के गवर्नर के हाथ में। नंबर 2 जो क्षेत्र था वो भारत व फारस की खाड़ी वाला क्षेत्र था। यानी कि पूरे साम्राज्य को विभाजित किया गया प्रशासनिक तौर पे, 3 भागों में विभाजित किया गया। नंबर 1 अफ्रीकी समुद्र तट, दूसरा भारत व फारस की खाड़ी के प्रदेश, इसको गोवा के गवर्नर के अधीन कर दिया गया, गोवा के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। और तीसरा है जावा व मसाला द्वीप, जावा मसाला द्वीप, ये मलक्का के गवर्नर के अधीन कर दिया गया, मलक्का के गवर्नर के अधीन कर दिया गया, मलक्का के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। 1580 एडी में अकबर की इजाज़त से पुर्तगालियों ने हुगली में बस्ती का निर्माण किया। 1580 एडी में अकबर की इजाज़त से पुर्तगालियों ने हुगली में बस्ती का निर्माण किया। ठीक है। अब भारत में पुर्तगालियों के प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन कौन थे, लिस्ट बना लीजिए पूरी। भारत में पुर्तगालियों के प्रमुख व्यापारिक केंद्र, बहुत नाम आ चुके हैं और इन्हीं नामों को आपको फिर से लिखना। नंबर 1 कालीकट, नंबर 2 कोचीन, नंबर 3 गोवा, नंबर 4 दमन, नंबर 5 दीव, नंबर 6 बम्बई, नंबर 7 सूरत, नंबर 8 बेसिन, नंबर 9 चौल, चौल का युद्ध हुआ था ना, चौल, सेंट थामी, चिटगांव, हुगली, ये सब प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे इनके। बेसिन की संधि हुई थी ना, किसके किसके बीच हुई थी बेसिन की संधि? अंग्रेजों और मराठों के बीच में। उसी के बाद मराठा साम्राज्य क्या हो गया था?
सहायक संधि प्रणाली बेसिन आपका महाराष्ट्र वाले रीजन में। कालीकट, कोचीन, गोवा, दमन, दीव, बम्बई, सूरत, वेसिन, चौल, सेंट थामी, चिटगांव, हुगली। तो फिर बम्बई कौन सी जगह होगी? बम्बई वही मुंबई को बम्बई, यहाँ पे ये तटीय क्षेत्र ये है मुंबई, यहीं पे। आप कह रहे हो बेसिन भी महाराष्ट्र में? हाँ, महाराष्ट्र में बेसिन भी यहीं पड़ता है, पूना के पास ही है। पूना के पास ही है एक जगह, ठीक है, वो भी महाराष्ट्र में पड़ता है। अलग अलग चीज़ें हैं, जगह है दोनों। अब दमन और दीव, ये दो अलग अलग द्वीप है। दमन अलग है, दीव अलग है, ये दोनों द्वीप है। पुर्तगालियों का समस्त व्यापार पुर्तगाली नरेश के नाम पर किया जाता था, वहाँ भी राजा था। लिस्ट और दोबारा तो नहीं बोलना, हो गई ना लिस्ट कंप्लीट। पुर्तगालियों का समस्त व्यापार पुर्तगाली नरेश के नाम पर किया जाता था। पुर्तगाली नरेश के नाम पर किया जाता था। यहाँ पुर्तगालियों के व्यापारिक साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया कहा जाता था। एस्तादो द इंडिया कहा जाता था। एस्तादो द इंडिया कहा जाता था। तो पुर्तगाली भारत में कितने मोनोपोली थी इनकी यूरोप में। 100 साल तक तो कोई आया ही नहीं, अकेले ही 100 साल तक इन्होंने शासनकाल किया। पुर्तगालियों के सफलता का सबसे प्रमुख कारण क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? नेवी, नौसेना। पुर्तगालियों की सफलता का सबसे प्रमुख कारण एशियाई देशों की तुलना में उनकी नौसेना का श्रेष्ठ होना है। एशियाई देशों की तुलना में उनकी नौसेना का श्रेष्ठ होना है। उनके द्वारा स्थानीय लोगों की सेवाओं का गुप्तचरी एवं अन्य कार्यों में उपयोग किया जाता था। उनके द्वारा स्थानीय लोगों की सेवाओं का गुप्तचरी एवं अन्य कार्यों में उपयोग किया जाता था। पुर्तगालियों को 17वीं सदी में डच तथा अंग्रेजी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। अब नए प्रतिद्वंदी आके खड़े हो गए। डच तथा अंग्रेजी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता। अंग्रेजों ने 1622 एडी में हरमुज पर अधिकार कर लिया। आपको शायद पता हो, इंडोनेशिया वाला पूरा द्वीप है ना, किसके अधिकार क्षेत्र में था? इंडोनेशिया में किसने शासन सत्ता जमा के रखी? डचों ने। डचों का व्यापार था इंडोनेशिया में। तो जो मलक्का वाला क्षेत्र था, 1641 में मलक्का पर डचों ने अधिकार कर लिया। 1622 में हरमुज पर अधिकार अंग्रेजों ने किया। 1641 में डचों ने मलक्का पर अधिकार कर लिया। तथा 1651 एडी में उत्तर मासांतरीप पर अधिकार कर लिया। हाँ, कौन सा ये था ये? 51 डचों ने किया। उत्तर मासा, आपको शायद पढ़ा हो, ये जो आपका दक्षिणी अफ्रीका था, यहाँ पर डच कॉलोनियाँ थी पहले। अंग्रेज़ तो बाद में गए, जब अंग्रेज़ों को पता चला कि यहाँ पर सोने की खानें हैं, तब अंग्रेज़ भी चले गए, लेकिन वहाँ पे पहले डच ही थे। डचों ने पुर्तगालियों के श्रीलंकाई मसाले व्यापार क्षेत्र को भी छीन लिया। डचों ने पुर्तगालियों के श्रीलंकाई मसाले का व्यापार क्षेत्र भी छीन लिया। धीरे धीरे इनका शासन भी समाप्ति हो जाता है, थोड़ा सा हिस्सा ही बचता है। एडी में शाहजहां के काल में कासिम खान ने 1632 एडी में शाहजहां के काल में कासिम खान ने
हुगली के पुर्तगाली बस्तियों को नष्ट कर दिया। शाहजहां के काल में कासिम खान ने हुगली के पुर्तगाली बस्तियों को नष्ट कर दिया। यानी धीरे धीरे अब पुर्तगालियों का पतन हो रहा है। 16वीं सदी तक खूब ये बढ़िया फले फूले, लेकिन 17वीं सदी में एक तो प्रतियोगी आ गए, डच और अंग्रेज, और इसके बाद शाहजहां भी इधर एक्टिव हो गया। शाहजहां के काल में कासिम खान ने हुगली के पुर्तगाली बस्तियों को नष्ट कर दिया। आगे चलकर औरंगजेब ने चटगांव के पुर्तगाली समुद्री लुटेरों को सफाया कर दिया। चटगांव के पुर्तगाली समुद्री लुटेरों को का सफाया कर दिया। पुर्तगाली समुद्री लुटेरों को सफाया करवा दिया। अब एक और मज़े की बात होती है, 1662 में पुर्तगाली राजकुमारी, क्या नाम था इनका, कैथरीन ब्रिगेंजा। कैथरीन ब्रिगेंजा का विवाह किससे हुआ? ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से। हाँ, 16 मुंबई दहेज में दे दिया। 1662 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स, अब बताइए, जगह यहाँ की, सब कुछ यहाँ का, दहेज में दे रहे हैं मुंबई को। बतौर दहेज बम्बई इंग्लैंड के राजा को दे दिया गया। बतौर दहेज दूसरे की सामान को दहेज में दे रहे हैं और लड़की की शादी कर रहे हैं। दहेज प्रथा थी, इससे बड़ी क्या होगी। मुंबई पूरी दे दी। बतौर दहेज बम्बई इंग्लैंड के राजा को दे दिया गया। राजा ने 1668 में 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर, जैसे कोई मकान हो, 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। किराए पे, लीज पे पड़ी थी ज़मीन खाली। राजा ने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। बम्बई प्रेसिडेंसी थी ना, उसी को दे दिया लीज में, पट्टे में ज़मीन दे दी। 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर, बस 10 पाउंड क्या होता है? ये भी राजा है, 10 पाउंड कितना रहा होगा, कितने करोड़ का रहा होगा पाउंड? 10 ही पाउंड में। हाँ, अभी ज़्यादा है। 10 पाउंड वार्षिक किराए पर बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अब देखिए, यहाँ पे हमने शुरुआत में देखा पुर्तगालियों का आधिपत्य कैसे बढ़ा। अब देख रहे हैं पुर्तगालियों का साम्राज्य कैसे डिक्लाइन कर रहा है, धीरे धीरे कैसे उनके हाथ से सब छिनता चला जा रहा है। दहेज में दे दिया, अच्छा खासा बम्बई था, चला गया, है ना। नेक्स्ट 1739 एडी में, 1739 एडी में 39 मराठा सरदारों ने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बसीन छीन लिया। पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन छीन लिया। सालसेट द्वीप पे ही तो बम्बई बसा है, आपका नाम सुना होगा इसका। सालसेट द्वीप पर ही बम्बई बसा है, वहीं पर है, वहीं, ठीक है। इस तरह क्रमशः एस्तादो द इंडिया का पतन हो गया। इस तरीके से क्रमशः एस्तादो द इंडिया का पतन हो गया और ये लोग गोवा दमन द्वीप तक सीमित रह गए। इस तरीके से ये लोग गोवा दमन द्वीप तक सीमित रह गए, जिस पर 1961 एडी में भारत सरकार ने नियंत्रण स्थापित किया। जिस पर 1961 एडी में भारत सरकार ने नियंत्रण स्थापित कर लिया। आए सबसे पहले, गए सबसे बाद में। आए सबसे पहले, गए सबसे बाद में, ठीक है।
पुर्तगाली जब थे यहाँ पर उस दौरान तुर्की आक्रमण भी हुए हैं कई सारे। तुर्की वाले भी, कौन, गुजरात का शासक बहादुर शाह है ना, उसने तुर्की से सहायता मांगी थी ना, तो 4 तुर्की अभियान हुए हैं, 4 या 5, ठीक है, इन सभी को लिख लीजिए। पहला हुआ था 1529 में, सुलेमान रईस आया था। सुलेमान रईस आया था एक बेड़ा लेकर के, ठीक है, भारत के विरुद्ध तुर्की आक्रमण है ये। आक्रमणकारी का नाम है सुलेमान रईस, गुजरात तट पे आया ये। इसके बाद 1536 में सुलेमान पाशा, ये भी मैं लिखवा चुका हूँ। 1536 में सुलेमान पाशा, ये द्वीप वाले क्षेत्र में। फिर 1551 एडी, फिर पेरी रईस आया। पेरी रईस, पैसा वाले थे ये सब लोग, नाम क्या कि रईस लगाए हुए। पेरी रईस स्थान है भुज वाला क्षेत्र। 1551 पेरी रईस भुज वाले क्षेत्र में। 1554 में आया सीदी अली रायस। 1554 में सीदी अली रायस पश्चिमी समुद्र तट वाले क्षेत्र में। पश्चिमी समुद्र तट वाले क्षेत्र में समय समय पर तुर्की आक्रमण भी होते रहे। आज तक कभी कभी क्वेश्चन नहीं बना, यदि कभी पूछ ले तो संकट में ना पड़े आप, इसलिए। ठीक है, तो पुर्तगाली प्रभुत्व के विरुद्ध भारत में तुर्की आक्रमण ये प्रमुख है। सबसे पहला कब हुआ? सुलेमान रईस 1529। ठीक, पुर्तगालियों के पतन के कारण बताइए क्या हो सकता है पतन के कारण? बहुत कारण दिए जा सकते हैं, बताइए बहुत कारण, दिमाग में सोचिए। एंटी मुस्लिम थे। अच्छा ठीक है, और किराया नहीं मिलता होगा। ये नहीं, किराया नहीं मिलता था। ये सब फर्जी चीज़ें जो है आप लोग, वो ब्रिटिश था जिसने उड़ाया था। अभी पढ़ा क्या? वो दहेज में किसी, अब अंग्रेज आ गए। हाँ, ये एक लीगल पॉइंट है, अब अंग्रेज आ गए। और जो यहाँ का जो मुस्लिम शासक थे मुगल साम्राज्य का आधिपत्य करना धीरे धीरे वो भी प्रभावी हो गए। अब अकबर आ गया, अकबर के बाद फिर हुमायूं था पहले शुरुआत में, फिर अकबर आया, फिर जहांगीर आया, फिर शाहजहां, उनका भी आधिपत्य बढ़ रहा है, ये भी सही बात है। दूसरा, मराठा शक्ति का भी उदय हो रहा है, मराठाओं ने भी तो ख़त्म किया ना इनको। और भारतीयों ने ज़्यादा साथ नहीं दिया। किसका साथ दिया? मतलब इनका पक्षपात नहीं किया, ये जो करना चाहे। जैसे अंग्रेज का हमारा कुछ लोग अंग्रेज का हमारा कुछ लोगों ने पक्षपात भी किया। अच्छा, पक्षपात भी किया। और इनकी पॉलिसी के हिसाब से ना उन्होंने ये सोचा कि यार इनको यहाँ से हटाओ, क्योंकि अभी एंटी हो रहे हैं हमारे ही। अच्छा हाँ, हाँ। कंपनी की प्रतिष्ठा। इन्होंने जो पहला कारण बताया था कि एंटी मुस्लिम थे, यानी धार्मिक रूप से अहिष्णु, ऐसे लिखना है हमेशा, इसको थोड़ा डिप्लोमेटिक लिखना है, ये भी सही बात है। आप यदि किसी देश की इतनी धार्मिक विविधता पे आकर के सीधा आप एक ही धर्म के शासक बनने की कोशिश नहीं कर पाओगे आप। और क्या बोल रहे थे आप? सर, जो प्रतिस्पर्धा नहीं कंपनियों के बीच, हाँ, कंपनी के बीच की प्रतिस्पर्धा, ज़्यादा थी। बिल्कुल। ये देखो, ये मेंस की तैयारी है, मेंस में ऐसे ही आ गया पुर्तगालियों के पतन के कारण पे विवेचना कीजिए, इजीली आंसर निकालना है। लिखिए पुर्तगालियों के पतन के कारण। नंबर 1, अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से प्रतिद्वंद्विता में पिछड़ जाना। अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों जैसे कि एयरटेल, जियो आ गया, एयरसेल तो दिवालिया हो गया, अब एयरटेल की भी हालत ख़राब है, सबकी हालत ख़राब किए पड़ा है जियो। जब से आईपीएल आ गया है तब से 8-9 GB फ्री में दे रहा है, और आईपीएल के लिए भी जियो को ही यदि आप कराओगे तभी देख पाओगे। तो ऐसे ही था, पुर्तगालियों के टाइम पीरियड पे गड़बड़ा गया इनसे। अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से प्रतिद्वंद्विता में पिछड़ जाना, नंबर 1। नंबर 2, व्यापार के साथ साथ लूट मार की नीति, ये भी कहीं ना कहीं पे घातक सिद्ध हुई। व्यापार तो करते ही थे, लूट मार बहुत करते थे, चोरी चमारी का काम करने लगे। इन समुद्रिक लुटेरों के वंशज फिरंगियों के नाम से प्रसिद्ध थे। इन समुद्रिक लुटेरों के वंशज फिरंगियों के नाम से
प्रसिद्ध थे। एक फिरंगी शब्द आता है ना, मारो फिरंगियों को, उसमें एक यही फिरंगी, यही फिरंगियों का मतलब। अब फिरंगियों का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, समझ में आया? हम लोग फिरंगी पहले छोटे थे ना, वो वाली फिरंगी ऐसे भी चलाते थे। तो ये फिरंगी कहाँ से आया कि जो समुद्री लुटेरे होते थे, ठीक है, ब्रिटिश यूरोपीय समुद्री लुटेरों को फिरंगी शब्द दिया गया, वही वाली फिरंगी। हाँ, समुद्री लुटेरे। इन्हीं देखिए, ये पुर्तगाली लोग व्यापार करने के साथ साथ, चूँकि इनका एक अधिकार था हिंद महासागर में, तो दूसरा कोई आता था जहाज तो उसको लूट लेते थे। दूसरों का जहाज, अरबों के साथ जहाज को लूट लेना, ये सब काम ये करना शुरू कर दिया, तो इनका नाम फिरंगी दे दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है आक्रामक नीति, विशेषकर धार्मिक असहिष्णुता की नीति। आक्रामक नीति, विशेषकर धार्मिक असहिष्णुता की नीति, असहिष्णुता की नीति। नीतियाँ इनकी आक्रामक थीं, ऐसे नहीं चल पाता है। जो शासक आक्रामक नीति लेकर आया है वो उसका पता नहीं हुआ है। औरंगजेब को देख लो। इसके बाद भारत की तुलना में ब्राज़ील को प्राथमिकता देना, इनको दूसरा महाद्वीप मिल गया, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। शायद आपको पता ना हो, ये जो पूरा लैटिन अमेरिका कंट्री हैं, यहाँ पर स्पेन और पुर्तगाल यही दो थे, तो इनको ज़्यादा महत्व, वहाँ से उसको ज़्यादा महत्व देना। भारत की तुलना में ब्राज़ील को प्राथमिकता देना। अब नेक्स्ट बात हम यहाँ पे ये देखेंगे कि पुर्तगालियों ने भारतीयों को दिया क्या वास्तव में, क्या क्या दे के चले गए, हमें क्या क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, लिखिए भारत में पुर्तगालियों के आगमन का प्रभाव। सबसे पहली चीज़, बहुत सारी चीज़ें हम खाना सीख गए पुर्तगालियों से आने से, हमें पता ही नहीं था। ठीक है, बहुत कुछ चीज़ें नई लेकर आए। अब क्या क्या लेकर आए, हाँ वो भी है। नंबर 1, पुर्तगालियों ने भारत में अनानास, एक ऐसी चीज़ जिसे आप खाना पसंद नहीं करते, लौकी, अनानास, लौकी, पपीता, अमरूद, हम खाते क्या थे फिर, काजू, शरीफा, आज भी काजू ज़्यादा गोवा में होता है, शरीफा, आलू नहीं था, बताओ उससे पहले कैसे होता है? शरीफा नहीं जानते, बताइए कोई शरीफा। उसमें बहुत सारे ग्रीन कलर का होता है, जैसे खटखट होती है ना, हाँ। वैसे होता है, लेकिन वो फ्रूट होता है छोटा। हाँ हाँ, बताइए आपको क्या पता है? सीताफल बोलते हैं, हाँ सीताफल। पका हुआ बहुत अच्छा लगता है, बहुत मीठा, और अंदर खाएंगे ना तो अंदर जो है उसमें बीज तो अंदर होते ही हैं। खाने में बीज किस में नहीं होते? बीज इसमें ज़्यादा होते हैं। हाँ, केले में बीज नहीं होते। तो बीज तो होते हैं, लेकिन उसको खाने में अच्छा लगता है, वो अंदर थोड़ा सा मैं वो समझा नहीं पा रहा हूँ। ठीक, दानेदार होता है, बिल्कुल दानादार होता है, जैसे घी दानेदार होता है ना, वैसे ही मंगवाना पड़ेगा। हाँ, आलू के आगे और टमाटर, आलू के चिप्स। इससे पहले कभी व्रत वगैरह रहते होंगे तो आदमी, बताओ, आलू नहीं था, टमाटर भी यही लेकर आए, सारी सब्जी तो ये लेकर आए। नहीं तो आज के टाइम पे हम खाते पीते क्या? मूंगफली सर लेके क्या इंडिया में होता नहीं था ये सब? नहीं होता था पहले। मूंगफली, सूरजमुखी, लीची, संतरा, तंबाकू की खेती की शुरुआत इन्होंने ही की। इन्हें नए ज़माने की फसलें कहते थे। हमारे जो उस समय लोग थे वो कहते थे नए ज़माने की फसलें, ये नई ज़माने की फसल है। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते थे? नए ज़माने की फसलें। इन फसलों को नए ज़माने की फसल बोलते, नया ज़माना। आजकल के लड़के नए ज़माने के हैं, वैसे ही। तो देखे क्या क्या लेकर आ गए, आलू ले आए, टमाटर ले आए, प्याज भर थी हमारे पास, सब्जी पूरी इन्होंने ही कर दी, आलू प्याज टमाटर की सब्जी बना लो। है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने 1556 में बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। 1556 में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की।
पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की? 1563 एडी में भारतीय जड़ी बूटी औषधि पर यूरोपीय लेखक द्वारा पहली बार लिखित वैज्ञानिक ग्रंथ गोवा से प्रकाशित किया गया। पहली बार अब मशीन ही आई तो कौन लिखे? यूरोपीय लेखक द्वारा प्रथम लिखित वैज्ञानिक ग्रंथ गोवा से प्रकाशित हुआ। जड़ी बूटियों पर इससे पहले, ठीक है, ये पहली बार एक ग्रंथ इसी प्रिंटिंग प्रेस से छपा था। 1556 में प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए थे। भारत का जापान के साथ व्यापार का प्रारंभ इन्हीं की देन है। भारत का जापान के साथ व्यापार का प्रारंभ इन्हीं की देन है। तटवर्ती क्षेत्रों में कैथोलिक ईसाई धर्म का प्रचार किया। आज देखते हैं ना, गोवा में आपको क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। गोवा हो गया साउथ का जो भी क्षेत्र है, जो तटवर्ती क्षेत्र है, केरला में बहुत ज़्यादा क्रिश्चियनिटी है, तो कैथोलिक ईसाई धर्म का प्रचार किया। कुछ हद तक गोवा में धर्म परिवर्तन कराने में सफलता इन्हें मिली। कुछ हद तक गोवा में धर्म परिवर्तन कराने में भी इनको सफलता मिली। 1542 एडी में सेंट फ्रांसिस जेवियर के नेतृत्व में, 1542 में लिखवा चुका हूँ ये वैसे, सेंट फ्रांसिस जेवियर के नेतृत्व में भारतीय चर्च की स्थापना हुई। ये क्वेश्चन पूछ, हाँ हाँ बिल्कुल है, इनके नाम से स्कूल है। ये चाइना भी गए थे बाद में, पहले भारत से चाइना भी गए। ये वही है, मिशनरी होते हैं ना, वैसे ही मिशनरी ही है, धर्म प्रचारक के नेतृत्व में भारतीय चर्च की स्थापना हुई। मोस्ट इम्पोर्टेंट, पुर्तगालियों ने, हाँ, पुर्तगालियों ने स्थापत्य के क्षेत्र में आपने शायद देखी हो, कभी देखे हैं जहाँ पे अंग्रेज़ों का, जैसे कभी वहाँ गए हैं, लाल किला तो गए ही होंगे, सर पे है। जो लाल किला नहीं गया वो दिल्ली क्या देखा, है ना। आप ट्रेन से भी चलो तो भी दिख जाता है, किधर से भी देखो लाल किला जरूर दिल्ली से दिखता है। तो लाल किला में जाएंगे तो वहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि मुग़ल शैली में तो बना ही है, लेकिन जब अंग्रेज़ों ने उस पर आधिपत्य कर लिया 1857 की क्रांति के बाद, तो अंग्रेज़ों ने उसको बहुत जगहों पे मरम्मत कराई और उसको नए तरीके से डिज़ाइन कराया। दिखा है वो जगह? नहीं देखा, बताओ। यही देखा लाल किला में, हाँ, सब दिखा है, जो म्यूजियम है। कुछ जगहों पर आप देखेंगे ऊपर टीन शेड की तरह लगा होगा, और ऐसे हाँ ठीक है, गुम्बदा कार्य नहीं होगा वो। या फिर कोई और ऐसी स्थापत्य कला शैली देखी जो ब्रिटिशर्स ने बनवाई। जैसे कि एग्जैक्टली बताऊं, हार्नविल मेमोरियल आप कभी जाइए इलाहाबाद, जो कंपनी गार्डन के बीच में बना हुआ है, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स का स्थापत्य हो, ठीक है, वो एक अलग तरीके की कला शैली है। जैसे मुगलों के समय देखेंगे तो गुम्बदा का, जैसे हुमायूं का टॉम देखिए, गुम्बद के आकार का डबल डोम बना हुआ है। लेकिन जो अंग्रेजों ने बनाया उसको गोथिक कला शैली कहते हैं। आर्ट एंड कल्चर में हम पढ़ेंगे भी इस चीज़ को। तीनों ने क्या किया, पुर्तगालियों ने स्थापत्य के क्षेत्र में गोथिक कला शैली को प्रारंभ किया। गोथिक कला शैली को प्रारंभ किया। ऊपर देखेंगे नुकीला नुमा होता है ना। ऊपर जाएंगे तो धीरे धीरे आकृति पतली होती जाएगी और नुकीला नुमा होती जाएगी। टीन सेट, ठीक है, जिसका प्रभाव मुगल स्थापत्य पर पड़ा। गोवा नगर में नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए एक निगम की भी व्यवस्था की गई। गोवा नगर में नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए एक निगम की भी व्यवस्था की गई। 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 क्लियर, समझ में आई बात। तो ये जो है आपका, अभी और कुछ चीज़ें
कुछ चीज़ें कुछ और लिख लीजिए, कुछ और इन्होंने व्यापार। सबसे पहली चीज़, पुर्तगालियों ने व्यापार पर नियंत्रण हेतु काफिला व्यवस्था प्रारंभ की। पुर्तगालियों ने व्यापार पर नियंत्रण हेतु काफिला व्यवस्था प्रारंभ की। इसके तहत ये क्या करते थे, जैसे कि व्यापारियों के काफिले होते थे ना, तो जो व्यापारियों के काफिले होते थे उन काफिलों के साथ एक पुर्तगाली बेड़ा भी भेज देते थे। ठीक है, जो बड़े बड़े व्यापारियों के काफिले हुआ करते थे उसके साथ पुर्तगालियों का एक बेड़ा भी होता था उनकी रक्षा करने के लिए। इसे बोलते काफिला व्यवस्था। ठीक है, तो काफिला व्यवस्था किसने प्रारंभ किया? पुर्तगालियों ने। इनका उद्देश्य क्या था? व्यापार पे नियंत्रण करना। नेक्स्ट है आपका, पुर्तगालियों ने कार्तेज आर्मेडा व्यवस्था भी चलाया। कार्तेज आर्मेडा व्यवस्था भी चलाया। अब इसमें क्या होता था? इसका मतलब ये होता था कि जो समुद्री व्यापार होता था, ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति समुद्री व्यापार भारत में करना चाह रहा था, ठीक है, गोवा वाले क्षेत्र में आता था, तो उसको क्या करना पड़ता था? गोवा की सरकार से एक आज्ञा पत्र लेना पड़ता था, जिसे कार्तेज कहते थे। समुद्री व्यापार में मोनोपोली, ठीक है, कोई भी बाहरी आकर के भारत में व्यापार करना चाह रहा है तो उसे कार्तेज व्यवस्था के तहत ही गुजरना पड़ेगा। तो लिख लीजिए, जिसके तहत इनके अधिकार क्षेत्र में समुद्री व्यापार के लिए, जिनके तहत इनके अधिकार क्षेत्र में समुद्री व्यापार के लिए गोवा की सरकार से उस क्षेत्र में अपना जहाज़ लाने के लिए आज्ञा पत्र खरीदना पड़ता था। अन्यथा इनका जहाज़ जब्त कर लिया जाता था। यदि बिना कार्तेज के कोई आ गया, जहाज़ जब्त, अन्यथा इनका जहाज़ जब्त कर लिया जाता था। यहाँ तक कि मुग़ल बादशाह को भी सूरत से मोरवा जाने हेतु, गुजरात पर गोवा में ही है, मोरवा जाने हेतु जहाज़ों के लिए परमिट लेना पड़ता था। ये स्थिति क्रिएट कर दी थी इन्होंने, जो कि मुग़ल सम्राट भारत का सम्राट था। बिना कार्तेज के ऐसे कैसे कुछ कर सकते थे भाई? उनके पास नेवी नहीं थी बहुत अच्छी, है ना, समुद्र पे का अधिकार बना के इन्होंने रखा। सूरत से मोरवा जाने हेतु जहाज़ों के लिए परमिट लेना पड़ता था। यद्यपि पुर्तगालियों ने अकबर को डिस्काउंट दे रखा था, प्रतिवर्ष एक डिस्काउंट था, प्रतिवर्ष एक निःशुल्क कार्तेज प्रदान किया था। एक निःशुल्क कार्तेज प्रदान किया था, यानी कि एक बार आप फ्री में जा सकते हो बस। इस तरह इस व्यवस्था के द्वारा उन्होंने एशियाई जलराशि पर, इस प्रकार इस व्यवस्था के द्वारा उन्होंने एशियाई जलराशि पर राजनीतिक अधिसत्ता का दावा किया। इस तरह की नीति बीजापुर के सुल्तान एवं मुगलों ने भी दाभोल से मक्का के क्षेत्र में और सूरत से मक्का के क्षेत्र में अपनाई थी। बीजापुर के सुल्तान ने मुगलों ने भी दाभोल से मक्का और सूरत से मक्का के क्षेत्र में अपनाई थी। ठीक है, ये हो गया आपका अपनाई थी, आगे थी लिख दीजिए, और क्या है, कंप्लीट। पुर्तगाली आपका समाप्त होता है। पुर्तगालियों से आज के बाद कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इससे बाहर नहीं आने वाला है, इतना इनफ है। ठीक है।
नेक्स्ट जो पढ़ना है हमें वो पढ़ना है डच। डचों के बारे में पढ़ेंगे।